प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हम आपको भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से अवगत करवा रहे थे। आगे की जो विशेषताएं हैं उनमें दूसरा नंबर आता है सर्वांगीणता। व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास, एक व्यक्ति का जो पूरी तरह से विकास हो, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, ये भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार रहा है। सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य है वो ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति करता है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर समान बल दिया गया है। यानी ये तीनों ही कोई एक दूसरे से कम नहीं है, बल्कि समान है और सबकी उन्नति और विकास होना अति आवश्यक है, ऐसा भारतीय संस्कृति मानती है। पाश्चात्य जगत में विज्ञान के विभिन्न आविष्कार करके भूतल के प्रत्येक वस्तु को समझने का प्रयत्न किया गया है, किंतु उसने यदि किसी विज्ञान का विकास नहीं किया तो वह है आत्मविज्ञान। भारत में प्राचीन काल से शरीर, मन, आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास को जीवन का लक्ष्य माना गया। शास्त्रकारों के अनुसार मनुष्य को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष करने का प्रयत्न करना चाहिए। इनमें पहला और अंतिम आत्मिक विकास के लिए था, यानी धर्म और मोक्ष, और दूसरा और तीसरा शरीर व मन की उन्नति के लिए, यानी अर्थ और काम। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम पहले 3 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए थे और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही तत्वों पर समान बल देते हुए चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का एक तरह से लक्ष्य रखा गया। व्यक्ति को न तो धर्म की उपेक्षा करनी चाहिए, न अर्थ और न काम की, बल्कि सब पर समान ध्यान देना चाहिए। धर्म का अनुसरण कर अर्थ की उपलब्धि करने, धर्मानुसार काम का सेवन करने और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मानकर ही मनुष्य का अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। अगली विशेषता आती है ग्रहणशीलता। मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि भारतीय संस्कृति जो है अन्य संस्कृतियों को ग्रहण करती रही है, और यह ग्रहण करने की जो विशेषता है वो भारतीय संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है। सहिष्णुता से भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। ग्रहणशीलता से अभिप्राय यह है कि भारत में जो नए नए तत्व आते गए, भारतीय उन्हें पचाकर अपना अंग बनाते रहे। ऊपरी दृष्टि से भारतीय संस्कृति सबसे अधिक निषेधात्मक और पृथकत्व प्रिय संस्कृति दिखाई देती है, परंतु अनेकानेक प्रजातीय प्रलय समान आक्रमणों को झेलते हुए यदि इसमें ग्रहणशीलता नहीं होती तो कदाचित वह बहुत पहले ही अन्य संस्कृतियों की तरह विलुप्त हो गई होती। ईरान, यूनान, अरब, पश्चिमी यूरोप के निवासी भारत आए और न्यूनाधिक समय तक शासन भी करते रहे। उनमें से कुछ स्थायी रूप से भारत में ही बस गए। अर्धसभ्य शक, हूण, मंगोल, तुर्क भी यहाँ बहुत समय तक लूट खसोट और मार काट करते रहे। अधिकांश भारतीयों में घुल मिल गए। इनमें से अधिकांश का भारतीय जनसंख्या में पृथक अस्तित्व नहीं रहा है। उन्होंने हमारी भाषा, धर्म, नीति विधान अपना लिया। आधुनिक पारसी गुजराती बोलते हैं। उनके शादी ब्याह की रीति नीति और नीति विधान भारतीय हो गए हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ने विदेशी तत्वों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। अन्य जातियों को पचाने के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति ने दूसरी संस्कृतियों के सुंदर तत्व ग्रहण करने में कभी संकोच भी नहीं किया। भारतीय ज्योतिष और कला यूनानी और इस्लाम के प्रभाव से ही समृद्ध हुई है।
इसके अलावा भारत की जो आधारभूत एकता है, ये भी एक अपने आप में विशेषता है भारत की। अधिकांश जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो मानते हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, नहीं है और नहीं कभी रहा। इसलिए हमारे लिए विचार करना ज़रूरी है कि भारत एक राष्ट्र है ये या भी नहीं। आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और विविधताओं से परिपूर्ण है। भारत के एक और हिमालय पर्वत है तो एक तरफ समुद्री तट, एक तरफ बड़ी ठंड है तो दूसरी तरफ एक गर्मी वाला मौसम है। चेरापूंजी असम में जाएं तो वहाँ प्रतिवर्ष 400 इंच की वर्षा होती है, तो वेस्टर्न में जाएं रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो वहाँ दहाई के अंकों में ही वर्षा आपको दहाई के इंच में नहीं आपको दिखाई देगी। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे पश्चिम दक्षिण हो चाहे उत्तर, चारों तरफ ही अलग अलग तरह के जो हैं भारत में भौगोलिक क्षेत्र हैं, जलवायु हैं। जलवायु की विभिन्नता के कारण वनस्पति पशु पक्षियों में भी असीमित विभिन्नता देखी जा सकती है। इस देश में विभिन्न जातियां निवास करती हैं। विभिन्न जातियों के साथ साथ यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी लोग रहते हैं। जैसे आप जानते हो, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। जातियों में भी आप जानते हो हमारे भारतीय समाज की जो जातियां हैं तरह तरह की। इस तरह सामाजिक रूढ़ियों और रीति रिवाजों, विधि विधानों में भी काफ़ी अंतर है। प्रदेशों में पारस्परिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, इसलिए विदेशों ने भारतीयों को जातियों, भाषाओं, मत मतांतरों, संस्कृतियों और रीति रिवाजों का अजायब घर और संग्रहालय कहकर पुकारा है। यानी एक म्यूजियम जैसा है। यहाँ तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। जैसे म्यूजियम में होता है, आप जाओगे तो म्यूजियम में ऐतिहासिक चीज़ें भी मिलेंगी, जीव जंतु की चीज़ें भी मिलेंगी, दैनिक दिनचर्या के काम आने वाले सामान भी मिलेंगे। तरह तरह की आपको जो चीज़ें म्यूजियम में मिल जाती हैं, उस तरह की भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो धर्म हैं, जातियां हैं, जलवायु है, भौगोलिक विशेषताएं हैं, ये सब तरह की आपको मिल जाएगी। इसलिए अजायब घर या संग्रहालय कहकर विदेशी विद्वानों को ऊपरी दृष्टि से तो ये कथन जो है सत्य प्रतीत होता है, परंतु इन विभिन्नताओं के पीछे जो आधारभूत एकता है वह कुछ और हमको चिंतन करने की ओर अग्रसर करती है। जैसे भौगोलिक एकता कैसे है? भारत में अनेक प्रकार के भूखंड, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पतियां हैं। प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है। इसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र की जल सीमा ने इसे घेर रखा है। प्रकृति ने इसे एक भौगोलिक इकाई बनाया है जो देश के आंतरिक विभाजन को ढक देती है। अतः जो भौगोलिक अनेक रूपता हमें दिखाई देती है, उसमें एक ऐसी मौलिक एकता भी है जिसने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन को एक सूत्र में बांध रखा है। स्मिथ जैसे आलोचक इतिहासकार ने भी यह माना है कि भारत निस्संदेह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई है जिसका एक नाम होना सर्वथा ठीक ही है। सभी भूगोल विशारद यह मानते हैं कि अनेकानेक भौगोलिक विषमताओं के होते हुए भी अनेक लक्षण भारत को अन्य समीपवर्ती देशों से स्पष्टतः विभक्त कर देते हैं। भारतीयों को प्राचीन काल से ही इस भौगोलिक एकता का ज्ञान है। जिस समय से आर्य सभ्यता सारे देश में फैल गई, तब से इस भौगोलिक एकता के ज्ञान के चिन्ह हमारे धार्मिक और लौकिक साहित्य में मिलते हैं। कात्यायन से आरंभ होकर कोई ऐसा प्रसिद्ध कवि, आचार्य, नीतिकार और राजनीतिज्ञ नहीं हुआ जो भारत के किसी भाग को विदेश समझता हो या उसे भारत के राजनीतिक क्षेत्र का भाग न समझता हो। हमारे प्राचीन महाकाव्यों में संपूर्ण देश का नामकरण भारतवर्ष ही किया गया है। विष्णु पुराण में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का सारा प्रदेश भारत है। यानी जो भौगोलिक विभिन्नता की बात विदेशी इतिहासकार, विदेशी लोग करते हैं, वो विष्णु पुराण इस बात को एक तरह से उसकी जो है खंडन कर देता है और वो कहता है कि चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण, सारा प्रदेश भारत है और उसके निवासी भारत की संतान है।
इसलिए तीसरी चौथी शताब्दी से तो निसंदेह भारत के मनीषी देश की भौगोलिक एकता से पूर्णतः अवगत थे। इसके प्रमाण स्वरूप सभी देशी और विदेशी लोग इसे एक ही नाम देते रहे। दूसरी बात करते हैं हम राजनीतिक एकता की। तो राजनीतिक एकता की बात करें तो विद्वान कहते हैं कि यह देश केवल अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही एक सूत्र में बन सका, इससे पहले नहीं। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथन को भी सही नहीं माना जाता। प्राचीन काल में देश की विशालता, यातायात के सुगम साधनों के अभाव में पूर्ण राजनीतिक एकता जरूर स्थापित नहीं हो सकी, परंतु प्राचीन देश में राजनीतिक एकता और केंद्रीयकरण के आदर्श एवं संस्थाओं से भली भांति परिचित थे। राजाओं की मनोकामना दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की होती थी। महत्वाकांक्षी नरेश अपने साम्राज्य का विस्तार करके अपनी सार्वभौमिक प्रतिष्ठा के लिए राजसूय, अश्वमेघ, वाजपेयी आदि यज्ञ भी करते थे। मगध के अजातशत्रु, मौर्य, आंध्र, गुप्त सम्राटों ने राजनीतिक एकता की परंपराएं बनाए रखी। मध्य युग में अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब तथा मराठों के पेशवाओं ने भी भारत को राजनीतिक दृष्टि से एक किया। उन्होंने सारे साम्राज्य का संचालन एक ही केंद्र से किया। मुगलों के समय में एक सी शासन व्यवस्था, एक से कानून, एक राजभाषा थी। आधुनिक युग में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत यह राजनीतिक एकता और दृढ़ हो गई। इसी एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने संगठित होकर देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो एक सी शासन व्यवस्था, कानून, संविधान के द्वारा यह राजनीतिक एकता और भी सुदृढ़ कर दी गई है। यानी वर्तमान में जो संविधान के द्वारा हमारे जो शासन चलता है, उसने हमारी राजनीतिक एकता को और भी बढ़ाया है, घटाया नहीं।